ध्यान देना बेटा। आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं। पीसीएस सेक्शन नंबर 36 पूरा हो गया था। अब आते हैं बच्चों सेक्शन नंबर 40 की तरफ। ध्यान से समझना क्या होता है सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 दिया है डिसअलाउड एक्सपेंसेस। सेक्शन नंबर जो 40 दिया है ना, वो भाई किसका है? वो काय का दिया है? बोलो क्या वो काय का दिया है? डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे की जो भाई साहब क्या होने चाहिए, ऐसे खर्चे जो आपके क्या होने चाहिए, डिसअलाउड होने चाहिए। उन खर्चों का आपको क्या दिया गया है? सेक्शन नंबर क्यों ऑनलाइन एक्सेप्ट कर तो लिया मैंने। सेक्शन नंबर आपको क्या गिवन है? 40 डिसअलाउड खर्चों के बारे में दिया गया है। क्या होता है बच्चा डिसअलाउड एक्सपेंसेस? बिल्कुल फोकस करना। डिसअलाउड खर्चे हमारे कौन से खर्चे होते हैं? डिसअलाउड खर्चे ध्यान से सुनो। पहला खर्चा है डिसअलाउड खर्चों में टीडीएस का खर्चा, टैक्स डिडक्टेड सोर्स। ध्यान से सुनना, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड क्या है? सोर्स। अब ये क्या होता है टैक्स डिडक्टेड सोर्स? अच्छा एक बात बताओ बेटा, जैसे अभी मैं, ध्यान देना, अभी मैं बैंक ऑडिट पे जा रही हूँ, वहाँ का स्टेचुरी ऑडिट है, फ्री में होगा कि बैंक वाले हमें फीस देंगे? बैंक वाले हमें क्या देंगे? फीस देंगे। वो बैंक वालों का क्या है? एक्सपेंस। और हमारे लिए वो क्या है? बैंक वालों के लिए वो एक्सपेंसेस है और हमारे लिए बेटा क्या है? इनकम। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बैंक को पकड़ना ज़्यादा आसान है कि मुझे पकड़ना ज़्यादा आसान है? मुझे क्या क्यों पकड़ना है? मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, बैंक एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे पकड़ना जल्दी आसान है कि बैंक को पकड़ना ज़्यादा आसान है? बैंक को पकड़ना जल्दी आसान है। अगर मैं ऑडिट फीस को अपने रिटर्न में ना दिखाऊं, मेरी इनकम है ना, मैं उसको इनकम की तरह इग्नोर मारूं, मैं बोलूं कौन देखता है, और सही में डिपार्टमेंट इतने लोगों को नहीं देखता। मतलब अगर डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता तो मात्र 2 या 3% लोगों की, क्या हर इंसान की स्क्रूटनी करेगा क्या? नहीं, बस वही बोला जाता है जो पकड़ में है वही चोर है, बाकी सब मासूम है। बाकी सब मासूम है। सपोज यहाँ पे एक मार्कर रखा है, ध्यान से सुनना, ये मार्कर मैं चुपचाप से उठा लेती हूँ, ठीक, तुम लोग देखते ही नहीं, मैं चुपचाप से उठा लेती हूँ, तो मैं क्या, मैं चोर हूँ क्या? नहीं, लेकिन किसी ने देखा तो ही चोर हूँ ना मैं। ये एग्जैक्टली वैसी कहानी होती है बैंकों की बोल रही, एग्जैक्टली वही कहानी होती है पर्सन की। इतने लोगों की इनकम, कई लोग इनकम एस्केप कर देते हैं, इसका मतलब समझ ना, छोड़ देते हैं। वो इनकम एस्केप है या नहीं, वो कब होगा? जब डिपार्टमेंट उसको देखेगा। अब डिपार्टमेंट क्या 100% की स्क्रूटनी कर सकता है क्या कि उस बंदे ने कितनी इनकम दिखाई या कितनी नहीं दिखाई? कई अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपनी इनकम को क्या करते हैं, नहीं दिखाते हैं, छुपाते हैं। तो क्या करें उस केस में? किया क्या जाए बेटा? बच्चों उस केस में पेमेंट करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई। पेमेंट करने वाले की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि आप क्या कर लो, सामने वाले का क्या काट लो, टैक्स काट लो और जमा कर दो डिपार्टमेंट को। जैसे अभी मैं बैंक ऑडिट पे जा रही हूँ, जब मैं बैंक ऑडिट पे जाती हूँ तो वो लोग मेरे को फीस देंगे। मेरी फीस बनती है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का 10%, वो लोग क्या काट लेंगे? टैक्स काट लेंगे। और 4.5 लाख रुपए किसको दे देंगे? मुझे। और बैंक, और 50,000 रुपए बैंक कहाँ जमा करवाएगी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। किसके बिया पर? अपने बिया पर। मैंने टैक्स जमा किया कि मैडम ने जमा किया? मैडम ने जमा किया। ठीक है, मेरी इनकम 5 ही है। मेरी इनकम कितनी है? 5 ही है। और उसके खर्चे कितने हैं? और बैंक के खर्चे कितने हैं? 5 लाख ही है। लेकिन इसके लिए बैंक को क्या करना है? बैंक को क्या करना है? पेमेंट करने वाले को क्या काटना है? टीडीएस काटना है। अगर, अच्छा एक बात बताओ, बैंक का खर्चा है कि नहीं है या नहीं है? बैंक का बकायदा क्या है? खर्चा है। अगर बैंक ने टीडीएस नहीं काटा, अगर बैंक ने क्या नहीं काटा? टीडीएस नहीं काटा, ध्यान देना,
तो उसके खर्चे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड हो जाएंगे। उसके खर्चे क्या हो जाएंगे बच्चा, बोलो उसके खर्चे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड हो जाएंगे। समझ आ रही है कहानी, कहानी समझ आ रही है बच्चों, उसके साथ खर्चे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, बैंक अगर 50,000 जमा नहीं करेगा तो फायदा किसका है, मेरा है कि उसका है, बैंक का क्या का फायदा है, 50,000 वो वहां जमा ना करे, कहाँ पर, इनकम टैक्स में, तो वो सीधे मेरे को कितना दे देगा, 5 लाख। उसका तो वैसे भी जेब से 5,000 है, वैसे भी जेब से, फायदा किसका है, मेरा है कि उसका है, मेरा है। और उसका पूरा नुकसान, उसको एक भी खर्चे का भी क्लेम नहीं मिलेगा। आ रहा है बेटा समझ में, उसका क्या है, नुकसान है। इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेयर के ऊपर डाली गई। हु इज द पेयर, जो पेमेंट करता है, हु इज द पेयर, जो कि क्या करता है, पेमेंट करता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाली गई, इन खर्चों को बैंक क्या कर देगा बच्चों, डिसअलाउड करेगा। सेक्शन 40 में जो भी खर्चे दिए गए हैं, सेक्शन 40 में भाई साहब जो भी क्या दिए गए, जल्दी बताओ, खर्चे दिए गए हैं, उसमें पहला खर्चा है टीडीएस। ध्यान देना, पहला खर्चा है टीडीएस। टीडीएस काटना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीडीएस काटना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेयर की। अगर पेयर क्या नहीं काटता, टीडीएस नहीं काटता, तो उसके खर्चे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने खर्चे डिसअलाउड होंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या बैंक के लिए सिर्फ मैं ही हूँ क्या, नहीं, बैंक के लिए लैंडलॉर्ड भी है। लैंडलॉर्ड को किराया, बैंकों की प्रोमाइसेस किराए पर होती हैं, किराया देते हैं लैंडलॉर्ड की, वो क्या है, इनकम। और किसका खर्चा है, बैंक का खर्चा है। तो बैंक अगर लैंडलॉर्ड का टीडीएस नहीं काटेगी तो ये भी खर्चा क्या होगा, डिसअलाउड आ जाएगा। आगे हम टीडीएस के चैप्टर में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ आपको टीडीएस काटना है। जैसे बैंक हमें पेमेंट करती है, क्या करती है, टीडीएस क्या करती है, काटती है। टीडीएस क्या करती है, काटती है। बच्चों अब एक बात सुनना ध्यान से, टीडीएस हर इंसान को काटना जरूरी है, जो कि क्या होगा, पेयर होगा। ध्यान देना बेटा, जो कि क्या होगा, पेयर होगा, उसको टीडीएस काटना क्या है, जरूरी है। नहीं तो उसको बिजनेस के खर्चों का क्या नहीं मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये तुम्हें लॉ आज से पहले मालूम था, नहीं, आज से पहले लॉ ये मालूम था तुम्हें, नहीं। अच्छा एक बात बताओ, बिजनेस क्या केवल नॉन पर्सन ही करते हैं, बिजनेस क्या केवल बड़े बड़े लोग भी करते हैं कि छोटे छोटे लोग भी करते हैं, छोटे छोटे लोग भी करते हैं। अब बिजनेस छोटे छोटे लोग करते हैं क्या, वो छोटे छोटे लोग अपना सीए रखते हैं क्या, नहीं। क्या छोटे छोटे लोग अपना सीए रखते हैं क्या, नहीं। बोला गया कोई भी इंडिविजुअल जिसको लास्ट ईयर में टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल जिसको लास्ट ईयर में क्या करवाना जरूरी नहीं है, टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है, वो भले चाहे तो टीडीएस ना काटे, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, ठीक है, वो चाहे तो। लेकिन जिनका टैक्स ऑडिट होगा, जिनका क्या होगा, टैक्स ऑडिट होगा, उनको क्या करना जरूरी है, जल्दी बताओ, उनको क्या करना जरूरी है, टीडीएस काटना बच्चा क्या है, जरूरी है। वो बंदा जिनका क्या ना हुआ हो, वो बंदा जिनका क्या ना हुआ हो, टैक्स ऑडिट नहीं होता, उनको ये चीज फॉलो करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। आगे मैं पढ़ाऊंगी टैक्स ऑडिट में सेक्शन 44 AB में कि टैक्स ऑडिट करवाना किनको जरूरी है और किनको जरूरी नहीं है। इतनी बात क्लियर हो रही है, बोलो। जैसे बैंक वालों का क्या सीए रहते हैं, अरे हम ही उनके सीए हैं, ऑडिटर रहते हैं ना, तो हम ही उन लोगों को बता दें भाई ये पेमेंट करोगे, ये पेमेंट करोगे, क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, बैंक ऑडिट वालों ने मेरे को पेमेंट किया, क्या काटा होगा, टीडीएस। आईमा भी मेरे को पेमेंट करता है, आईमा टीडीएस काटेगा, आईमा टीडीएस नहीं काटता, वाई, क्योंकि उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या नहीं हुआ है, टैक्स ऑडिट, रिटर्न नहीं। एक होता है रिटर्न, रिटर्न हर इंसान को भरना जरूरी होता है, एक होता है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट सिर्फ क्या होता है, 2 करोड़ के ऊपर होती है, 2 करोड़ और 1 करोड़, आगे सीखेंगे हम, कुछ कंडीशन में 1 करोड़ है, कुछ कंडीशन में 2 करोड़ है, ठीक है। आ जाओ, तो आईमा का टैक्स ऑडिट नहीं होता, तो आईमा अगर मेरे को पेमेंट करते हैं तो क्या टीडीएस काटना जरूरी है, आईमा को टीडीएस काटना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और वो मुझे बकायदा बिना टीडीएस की पेमेंट करते हैं, क्या उनको उस खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, आईमा को मिलेगा ना, क्योंकि आईमा का टैक्स ऑडिट नहीं होता। यही अगर बैंक होती तो नहीं, हालांकि मैं दोनों के लिए एज अ प्रोफेशनल काम कर रही हूँ।
आइमा के लिए भी ऐसा प्रोफेशनल काम कर रही हूँ, कंसल्टेंसी दे रही हूँ, 1 घंटा पढ़ाती हूँ, 2 घंटे पढ़ाती हूँ, ठीक है। और ना अपना कहाँ के लिए, बैंक के लिए भी वही काम कर रही हूँ, ऑडिट का काम कर रही हूँ। तो बच्चों बोला गया कि ध्यान से सुनना बेटा, बोला गया कि अगर आपको क्या करना जरूरी है, टैक्स ऑडिट करना जरूरी है, तो ही क्या कटेगा, टीडीएस काटोगे, अदरवाइज क्या नहीं होगा, टीडीएस के फंडे अप्लाई नहीं होंगे। इतनी बात क्लियर हुई, बोलो क्लियर हुई। अब टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनआरआई, अगर आप किसको पेमेंट करते हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या है, एनआरआई। बच्चों अगर आप एनआरआई को पेमेंट करते हो, और एनआरआई को पेमेंट करते हो या आउटसाइड इंडिया में एनआरआई को पेमेंट करते हो या आउटसाइड इंडिया किसको भी पेमेंट करोगे, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो वो जो खर्चा है ना आपको 100% क्या होगा, नहीं, खर्चा 100% क्या हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा। डिस अलाउड होगा यानी खर्चे का डिडक्शन ही नहीं मिलेगा। जैसे सपोज एक बैंकिंग कंपनी है, उसे एनआरआई को पेमेंट किया, और एनआरआई को पेमेंट किया, कोई सॉफ्टवेयर बनवाया बैंक ने, कहां से बनवाया, इंडिया से कि बाहर से, बाहर से। एनआरआई को पेमेंट करना था 8 लाख, 8 लाख एनआर टीडीएस कितना कटता है वो टीडीएस के प्रोविजन में पढ़ेंगे। 8 लाख का 10% 80,000 का क्या काटना था उसको, टीडीएस। उसने टीडीएस नहीं काटा, सीधे 8 लाख रुपए किसको पेमेंट कर दिया, एनआरआई को। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के खर्चे डिडक्शन मिलना चाहिए, बोला क्या नहीं मिलेगा तुम्हें उन खर्चों का डिडक्शन, भले तुमने एनआरआई को पेमेंट किया। अगर आप किसी भी एनआरआई को पेमेंट करते हो, अगर आप किसी भी क्या करते हो, एनआरआई को पेमेंट करते हो, रॉयल्टी, इंटरेस्ट फी, टेक्निकल फीस, या आउटसाइड इंडिया किसी को भी पेमेंट करते हो, इंडिया में एनआरआई को पेमेंट करते हो या आउटसाइड इंडिया किसी, और आपको उसके क्या करना जरूरी है, आपको क्या करना जरूरी है, टीडीएस काटना जरूरी है। आपने टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस ड्यू डेट तक जमा नहीं किया, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, ड्यू डेट ऑफ क्या है, रिटर्न फाइलिंग तक टीडीएस जमा नहीं किया। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग मतलब, बोलो, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग मतलब 31st, रिटर्न फाइल करने की डेट क्या है, जुलाई, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, सितंबर तक ऑडिट होता है, अक्टूबर तक रिटर्न जाता है। जिन बंदों का ऑडिट होता है उनके लिए डेट क्या है, 30 सितंबर ऑडिट की लास्ट डेट है, और 31 अक्टूबर रिटर्न फाइल करनी है। जिन बंदों का ऑडिट नहीं होता उनकी डेट क्या है, 31 क्या है, जुलाई। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक अगर आपने, किसकी ड्यू डेट, मेरी, जैसे बैंक वाले मेरे को पेमेंट कर रहे हैं तो मेरी ड्यू डेट कि बैंक की ड्यू डेट, बैंक की ड्यू डेट। समझ आ रही है कहानी। अगर आपने टीडीएस जमा नहीं काटा या जमा नहीं किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस साल गलती हो गई, इस साल क्या हो गई, गलती हो गई, टीडीएस काट के जमा नहीं किया, लेकिन मार्च के मंथ का जो टीडीएस है ना हमने मई तक जमा कर दिया था, मिलेगा नहीं मिलेगा, मार्च के महीने का टीडीएस मैंने मई में जमा किया है, मिलेगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसी साल मिलेगा। हमें काट के कब तक जमा करना है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल, ड्यू डेट क्या है, जुलाई और सितंबर है, कर दिया तो मिल जाएगा। सुनो, इस बार टीडीएस कटा बच्चों, ध्यान देना, टीडीएस कटा इस बार, जमा कब किया, नहीं, मैं जमा किया नवंबर में, तो इस साल डिडक्शन नहीं मिलेगा, इस साल डिडक्शन, तो बताओ फिर वो डिडक्शन कब मिलेगा, इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है, इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। समझ आया, बोलो समझ आ रहा है, ठीक, आ जाओ। अब बच्चे इधर ध्यान से सुनो, ये अभी हम टीडीएस किसका पढ़ रहे हैं, एनआरआई का। अगर एनआरआई को कोई पेमेंट किया गया और एनआरआई का आपने टीडीएस नहीं काटा, या टीडीएस काट के ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, अपनी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग पर अगर आपने टीडीएस जमा नहीं किया तो कितने खर्चे डिसअलाउड हो जाएंगे, बोलो बोलो, कितने परसेंट खर्चे डिसअलाउड हो जाएंगे, 100% खर्चे डिसअलाउड हो जाएंगे। हालांकि इन खर्चों का डिडक्शन अगर बाई चांस अगर आपने अगले साल टीडीएस काट के जमा कर दिया तो डेफिनेटली मिल जाएगा। अब इसमें एक प्रोविजन और है, अगर आपने, बच्चे इधर ध्यान से सुनना, इधर देखना, अगर आपने उसका एनआरआई का टीडीएस नहीं काटा, जमा भी नहीं किया, एनआरआई ने
रिटर्न फाइल कर दिया, एनआरआई ने रिटर्न फाइल, एनआरआई अपना भी रिटर्न फाइल करेगा, एनआरआई ने रिटर्न फाइल कर दिया, किसकी ड्यू डेट, मेरी ड्यू डेट की एनआरआई की खुद की ड्यू डेट, खुद की ड्यू डेट, और उसने वो इनकम अपने रिटर्न में दिखाई, उसका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या होगा, मेरे से पहले होगा कि मेरे बाद होगा, मेरे पहले होगा, क्यों, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करने की डेट 31 जुलाई होती है, और जिन बंदों का टैक्स ऑडिट होता है उनकी रिटर्न फाइल करने की डेट क्या होती है, 31 अक्टूबर होती है, ठीक है ना, आ रही है ना बच्चा समझ में। अब ध्यान से सुनो, एनआरआई ने पहले मेरे से पहले क्या कर दिया, टैक्स, मैंने एनआरआई का टीडीएस भी नहीं काटा, नहीं किया, एनआरआई ने अपनी इनकम भी दिखा दी, जो मैंने उसको पेमेंट किया उसके लिए, बट ऑब्वियस सी बात है इनकम है, उसे अपने रिटर्न में दिखा दी, उसके ऊपर टैक्स भी जमा कर दिया, सब प्रॉपर कर दिया, तो फिर मैं रिलीफ हो जाऊँ, फिर मुझे क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है, बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है। लेकिन फिर लफड़े होते हैं, लफड़े क्या होते हैं कि एनआरआई का रिटर्न जाता है, वो प्रोसेस में जाता है, प्रोसेसिंग से पहले अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो फिर आपके ऊपर आपके क्या आ सकता है, टीडीएस का भी एक्ट लगता है, उनके भी नोटिस आते हैं, ठीक है। तो इससे अच्छा बेटर है अगर आप किसी बंदे को प्रॉपर पेमेंट कर रहे हो तो उसका क्या काट लो, उसका क्या काट लो, टीडीएस काट लो, उसका क्या काट लो, टीडीएस काट लो। इसीलिए हमारे जितने भी पेमेंट होते हैं ना सारे क्या आते हैं, टीडीएस कटने के बाद ही आते हैं। बोलो हाँ, टीडीएस अगर आपने काट लिया तो उस इंसान को उस इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो इनकम एग्जम्प्टेड हो गई, बोला गया नहीं। जैसे मेरी ऑडिट फीस 5 लाख है, मुझे 5 लाख रुपए भी मिलेंगे, तो मेरे को मिलेंगे कितने, 5 की 4.5, 4.5, मेरी पीजीबीपी की इनकम कितनी मानी जाएगी, 5, 5 में से मैं खर्चे माइनस कर दूंगी, कंप्यूटेशन में मेरी इनकम कितनी है, 4.5 की 5, 5 में मेरी अदर सोर्स की इनकम है, जो भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, सारी इनकम जुड़ के आएगी, सारी इनकम जुड़ के आने के बाद टैक्स निकलेगा मेरा, ध्यान से सुनना, मेरा टैक्स निकल रहा है सपोज 67,000, कितना निकल रहा है, बैंक ने कितना टीडीएस काट लिया है, 50, तो अब मुझे नेट टैक्स कितना जमा करना है, 17,000, कंप्यूटेशन में पूरी आएगी। नीचे फिर देखा लाया जाता है, नीचे जब आता है टैक्स पेबल के बाद माइनस करते हो टीडीएस, नीचे लाया जाता है कि मेरे बिहाफ पर मेरे पेयर ने कितना कितना टैक्स जमा किया है, मेरे पेयर एक नहीं है, मेरे पेयर हजारों है। अगर मैं पैसा बैंक में जमा करती हूँ, बैंक में एफडी पे इंटरेस्ट आता है तो बैंक मेरा टीडीएस काटती है, मेरा मकान किराए पर दिया है, हाँ इंटरेस्ट पे भी टीडीएस कटता है, मेरा मकान किराए पर दिया हुआ है, किराया मिलता है तो किराएदार क्या काटेगा, टीडीएस। अच्छा बताओ क्या किराएदार टीडीएस काटेगा, सोचो, क्या किराएदार टीडीएस काटेगा, उसका जनरली ऑडिट किराएदार इंडिविजुअल रेसिडेंशियल का ऑडिट नहीं होता तो वो लोग नहीं काटते, तो हमें एज इट इज आता है वो किराया, ठीक है, एज इट इज आता है। आइमा किराया पे करता है, आइमा किराया पे करता है, बोला आइमा टीडीएस काटेगा नहीं, क्यों, वो तो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी यूजिंग कर, कमर्शियल उनका क्या नहीं होता, ऑडिट में, बाई चांस अगर उनका क्या होने लग गया, ऑडिट होने लग गया, तो फिर टीडीएस काटना बच्चों क्या है, जरूरी है, फिर टीडीएस काटना क्या है, जरूरी। लॉजिक क्लियर हो रहा है, ठीक। तो बच्चों इधर ध्यान दो, अगर आपने क्या किया, अगर आपने क्या किया कि अगर आपने क्या किया कि अगर आप किसी एनआरआई को पेमेंट कर रहे हो, एनआरआई के पेमेंट नहीं किया, एनआरआई के पेमेंट करने के टाइम पर आपने क्या नहीं काटा, एनआरआई के पेमेंट करने के टाइम पर आपने क्या नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा, तो आपको कितना परसेंट डिसअलाउड हो जाएगा, 100%, कितना परसेंट, 100, बस शर्त है अगर आपने रिटर्न फाइल करने से पहले उसका टीडीएस जमा कर, अपने रिटर्न फाइल करने से पहले उसका टीडीएस जमा कर दिया तो फिर मिल जाएगा। अपने रिटर्न उस आपके द्वारा आपके रिटर्न फाइल करने से पहले किसका रिटर्न चला गया, एनआरआई का रिटर्न चला गया, और एनआरआई ने उस टैक्स के ऊपर प्रॉपर क्या दे दिया, टैक्स, इनकम टैक्स दे दिया, तो भी फिर आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब टीडीएस इन कनेक्शन, टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, अभी हमने क्या पढ़ा, एनआरआई, अब हम कौन पढ़े, क्या पढ़ेंगे, रेसिडेंट, टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंट। बोला गया अगर आप किसी रेसिडेंट को पेमेंट करते हो और अगर आपने उसका टीडीएस नहीं काटा
काटा रिटर्न फाइल करने से पहले, किसके रिटर्न फाइल करने से पहले, उस बंदे के कि अपने, उस बंदे के कि अपने, अपने रिटर्न फाइल करने से पहले क्या नहीं करते हो, टीडीएस क्या नहीं करते हो, जमा नहीं करते हो, तो 30% के एक्सपेंसेस बच्चों क्या होंगे, कितने डिसअलाउड होंगे, बोलो कितने डिसअलाउड होंगे, 30% के एक्सपेंसेस बच्चों क्या हो जाएंगे, 30% के एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड हो जाएंगे। आ रहा है बेटा समझ में बच्चों, कितने एक्सपेंसेस डिसअलाउड हो जाएंगे, 30% के एक्सपेंसेस बेटा क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड हो जाएंगे। अगर आप क्या करते हो, हाँ किसको पेमेंट करते हो, बोलो किसको पेमेंट करते हो, रेसिडेंट को। अगर आप किसको पेमेंट करते हो, रेसिडेंट को पेमेंट करते हो, उसका टीडीएस नहीं काटते हो, या टीडीएस काट के क्या नहीं करते हो, जमा नहीं करते हो, तो 30% के एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड। इतनी बात क्लियर हो रही है। हालांकि आपके रिटर्न फाइल करने से पहले उस बंदे ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया और उसके ऊपर क्या दे दिया, उसके ऊपर क्या दे दिया, टैक्स दे दिया, तो फिर आपका अलाउड डिसअलाउड नहीं होगा। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बैंक कितने लोगों को पेमेंट करती है। अच्छा एक बात बताओ, बैंक मेरे को ऑडिट फीस दे देगी, वो टीडीएस नहीं काट रही थी, सपोज समझना, फिर 31 जुलाई को फिर बैंक मेरे को फिर से कॉल करेगी कि मैडम अपना रिटर्न दिखाओ, आपने टैक्स जमा किया कि नहीं है। इससे अच्छा सिंपल सी बात है, एक बार टीडीएस काट के झंझट से छुटकारा। क्लियर है, ठीक। हालांकि अच्छा रेसिडेंट को पेमेंट करोगे तो कितना डिसअलाउड, 30%, और अगर एनआरआई को पेमेंट करोगे तो कितना डिसअलाउड, 100%, ठीक है। हालांकि ये टीडीएस काटना किनको जरूरी नहीं है, जिनका लास्ट ईयर में क्या ना हुआ हो, ऑडिट ना हुआ, जिनका लास्ट ईयर में क्या ना हुआ हो, ऑडिट ना हुआ, उनको टीडीएस काटना क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। अब इधर देखो, टैक्स, इधर ध्यान देना, टैक्स ऑन रॉयल्टी पेड टू मिस्टर ए रेसिडेंट हैज बीन डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और जमा कब तक करवाना है ये टैक्स, टीडीएस, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक की रिटर्न फाइल करने तक, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक की रिटर्न फाइल करने तक, बोलो रिटर्न फाइल करने तक। अब सुनो, टैक्स ऑन द रॉयल्टी पेड टू ए रेसिडेंट हैज बीन डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड सेम हैज टू बी पेड 31 जुलाई एंड 30 सितंबर। क्या क्या हो गया, कुछ दिक्कत हो रही है क्या, 31 जुलाई एंड 30 सितंबर एज ऑन द अदरवाइज 30% ऑफ रॉयल्टी पेड वुड बी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। कितना डिसअलाउड होगा, बोलो कितना डिसअलाउड होगा, बोलो कितना डिसअलाउड होगा, 30%। समझ आया, ठीक। अब ये इन लोगों ने कहा है कि स्टूडेंट आज एडवाइज टू रीड द चैप्टर 7, ये हम बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 हम बाद में पढ़ेंगे कि किसके ऊपर कितने टीडीएस के प्रोविजन लगते हैं। ये टीडीएस के क्या है, प्रोविजन है। चलो बच्चों इधर देखो, आप ध्यान से सुना। हाँ अब एक मैं बात बता रही हूँ, अगर कोई भी बंदा जिसका टैक्स ऑडिट नहीं होता, कोई भी बंदा अगर जिसका क्या नहीं होता, टैक्स ऑडिट नहीं होता, उसको टीडीएस काटना जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी पे टीडीएस काटना जरूरी है। सैलरी अगर आपकी स्लैब के ऊपर देते हो, जैसे आईमा वाले मेरे को पेमेंट करते, क्या टीडीएस काटना जरूरी है, नहीं ना, मेरे को सैलरी थोड़ी ना देते हैं, मेरे को तो क्या देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं ना, तो बताओ क्या टीडीएस काटना जरूरी है, नहीं। माधुरी मैडम को अगर पेमेंट जाता है, क्या माधुरी मैडम का टीडीएस कटेगा, कटेगा। माधुरी मैडम को टीडीएस तब कटेगा जब उनकी सैलरी 5 लाख के ऊपर हो, क्योंकि टैक्स कब बनेगा, नहीं चलो 5 भी मत करो, 2.5 लाख के ऊपर हो, 2.5 लाख के ऊपर हो, उसमें एटीसी के डिडक्शन भी हम आगे सीखेंगे। 2.5 लाख के ऊपर हो, अगर माधुरी मैडम की सैलरी 2.5 लाख के ऊपर होगी तो फिर उनका क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा, ठीक है। फिर क्या कटेगा, उनका क्या कटेगा, टीडीएस कटेगा। मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ को किसी भी जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता, सैलरी को छोड़ के टीडीएस काटना जरूरी नहीं है, लेकिन सैलरी अगर आप एक लिमिट के ऊपर पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना बच्चा क्या है, जरूरी है। क्लियर हो रही है। Delta Limited credit the following amount on the account of resident pay in the month of March without deducting TDS. What would be the consequence of the non-deduction of TDS, assuming that the resident pay in all cases mentioned above have not paid the tax, have not paid the क्या है, tax which was required to be deducted TDS. अब इधर देखो, सैलरी टू एम्प्लॉय, बोलो 12 लाख रुपए सैलरी दी, बोलो मिलेगा, टीडीएस कटना चाहिए कि नहीं, नहीं काटा उसे, तो कितना डिसअलाउ करोगे,
अच्छा 100 पेमेंट किसको कर रहा है? रेसिडेंट को। कितना डिसअलाउ करोगे? 30%। कितना डिसअलाउ करोगे? डायरेक्टर रेम्युनरेशन है 28,000, कितना डिसअलाउ करोगे? बोलो ना 30। 12,28,000 का 30% डिसअलाउ कर दो। 12,28,000 का खर्चा कितना डिसअलाउ करोगे? 3,68,400। यानी देखो सामने वाले बंदों ने 12,28,000 पे किए तो उनका खर्चा इतना खर्चा नहीं माना जाएगा। मतलब हम बोलेंगे कि तुमने इतना खर्चा नहीं किया। अरे वो बोलता कैसे नहीं किया? मैंने चेक से पेमेंट किया है, मेरे बिजनेस के खर्च है। अरे बिजनेस के खर्च है तो तुमने टीडीएस क्यों नहीं काटा? तुम्हें टीडीएस काटना तो तुमने नहीं काटा, इसलिए हम क्या कर देंगे इसको। जैसा क्लियर हुई कहानी? बोलो क्लियर हुई? क्लियर है? चलो बच्चों, during the financial year 23-24 the following payment are made to Mr. Raja. Payment किसको किया है? Mr. Raja, resident individual whose turnover the following expenditure incurred by Mr. Raja. खर्चे किसने किए हैं? राजा ने। राजा का टर्नओवर 99 लाख से कम था। जिन बंदों का टर्नओवर 1 करोड़ से कम होता है उनको टीडीएस काटना, उनको ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है। तो राजा का टर्नओवर 1 करोड़ की कम है कि 1 करोड़ के ऊपर है? कम है तो क्या उसको टीडीएस काटना है? नहीं। सैलरी को छोड़ के, सैलरी को छोड़ के इंटरेस्ट ऑफ 45,000 मेहमान को पे किया है, बताओ टीडीएस कटेगा? नहीं। 10 लाख वॉज पेड टू द सैलरी एज अ रेसिडेंट, टीडीएस कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 6,000 विद्यासागर को कमीशन दिया, टीडीएस कटेगा? हाँ 16,000, सॉरी 16,000 विद्यासागर को कमीशन दिया, टीडीएस कटेगा? नहीं। बताओ टीडीएस केवल कितने पे कटेगा? 10 लाख। नहीं काटा तो कितना डिसअलाउड? 30%। 10 लाख का 30% कितना होता है? 3 लाख। कितना डिसअलाउड? 3 लाख क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। समझे? समझ आया? क्लियरिटी हुई? सैलरी पे टीडीएस नहीं कटे, सैलरी पे टीडीएस कटेगा, बाकी सब पे क्या नहीं कटेगा? बाकी सब पे क्या नहीं कटेगा? टीडीएस नहीं कटेगा। आया बच्चा समझ में? बोलो समझ आया हाँ या ना? ठीक है, क्लैरिटी है? ठीक। चलो अब सुनो, ध्यान से सुनो। अगर यही आप किसी को किसको पेमेंट करते हो? एनआरआई को। तो अगर आप एनआरआई को पेमेंट करते हो तो 100% का क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। ये 40 भी पढ़ेंगे सबसे बाद में, जब पूरा पीजीपीपी कवर हो जाएगा उसके बाद कवर करेंगे, क्योंकि अभी बेटा समझ नहीं आएगा। पीजीपीपी पूरा कवर कर लेंगे तब आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? टीडीएस का पूरा फंडा क्लियर? एनआरआई को पेमेंट करोगे नहीं काटोगे तो कितना डिसअलाउड? 100%। और रेसिडेंट को पेमेंट करोगे तो 30%। अब मैं जो सेक्शन पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, इसको जैसे सेक्शन 32 नींद में याद होना चाहिए, वैसे ये दो सेक्शन भी दो नींद में याद होने चाहिए। 32 काय का था? डेप्रिसिएशन का। सेक्शन नंबर 48 पेमेंट टू रिलेटिव है। सेक्शन नंबर 42 पेमेंट टू क्या है? रिलेटिव। सेक्शन नंबर 48 है पेमेंट टू रिलेटिव। एक बात बताओ बच्चों, सेक्शन नंबर 48 पेमेंट टू रिलेटिव है। अब ध्यान देना, एक चीज मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, अगर आप किसी रिलेटिव को पेमेंट करते हो तो सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं टैक्स को इवेड करने के। टैक्स इवेड करने के सबसे ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। जैसे मैं सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, रियल कहानी नहीं बता रही, सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ। चलो एक बात छोड़ो, उसको छोड़ दो। एक बात सुनो, कंपनी के सब्सटेंशियल पर्सन कौन होते हैं? डायरेक्टर्स। वही अल्टीमेट प्रमोटर्स भी वही होते हैं ना, वही लोग कंपनी को क्या करते हैं? इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो वो उन कंपनी अल्टीमेट उन्हीं की होती है ना, तो वो तो चाहेंगे ना टैक्स में बचत करना चाहेंगे। अब सुनो, डायरेक्टर ने क्या कहा? डायरेक्टर की सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, 1 लाख रुपए पर मंथ, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टर चाहता है कि मैं अपने बिजनेस में जो है ना सैलरी ज्यादा दिखाऊं। क्यों ज्यादा दिखाऊं? सैलरी ज्यादा दिखाऊंगा तो कंपनी के खर्चों का डिडक्शन कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। कंपनी को खर्चों का डिडक्शन क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। अच्छा, कंपनी के टैक्स की क्या होगी? बचत हो जाएगी। अब डायरेक्टर ने क्या किया ना, अपनी वाइफ को क्या बना दिया वहां का
एम्प्लॉय नहीं, डायरेक्टर ने अपनी वाइफ को कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया। क्या बना दिया? चीफ एग्जीक्यूटिव क्या बना दिया? ऑफिसर बना दिया। और वाइफ थी 10वीं पास, 10वीं फेल। वाइफ क्या थी? 10वीं फेल। और वो पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे दिख रही है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब उसने उसकी सैलरी भी कितनी कर दी? 1 लाख। अगर वो अपनी सैलरी 2 लाख करता तो क्या होता? उसके ऊपर टैक्स बढ़ जाता। और अगर वो 1 लाख रियल में कंपनी से 1 ही लाख सैलरी लेता है तो फिर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा था। तो उससे क्या कर दिया? अपनी वाइफ के नाम से भी क्या कर दिया? एक चेक कटवा दिया। चेक कटवा दिया, ठीक है। अब उससे हुआ कि कंपनी के खर्चे बढ़ गए। खर्चे बढ़ गए तो प्रॉफिट, कंपनी के खर्चे बढ़ गए तो प्रॉफिट कम हो गया। तो बोला गया अगर आप रिलेटिव्स को पेमेंट करते हो जो इन एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू, रिलेटिव को पेमेंट करते हो जो इन एक्सेस ऑफ क्या है? मार्केट वैल्यू है, तो वो उतना खर्चा उस एंटिटी के लिए डिसअलाउड हो जाएगा। पेमेंट डायरेक्टर ने किया कि कंपनी ने? कंपनी ने। वाइफ की रियल में वैल्यू कितनी थी? 10वीं पास थी, यानी वाइफ की रियल में वैल्यू कितनी होगी? 10,000, 12,000 मैक्स टू मैक्स। और उसको आप सैलरी कितनी दे रहे हो? 1 लाख। उसकी मार्केट वैल्यू 15 और सैलरी दे रहे हो कितनी उसको? कितना डिसअलाउड हो जाएगा? 85,000 क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा 85। लेकिन सब्जेक्टेड टू उसकी मार्केट वैल्यू तक अलाउ करोगे उसको, ठीक है? ठीक है, मार्केट वैल्यू तक क्या करोगे? अलाउ करोगे। क्लियर ही रहती है। जैसे अब सुनो ध्यान से, अब अगर वाइफ की वैल्यूज, रियल में वाइफ पढ़ी लिखी है, रियल में वाइफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने लायक है कन्फर्म हो रही कहानी? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने लायक रियल में वाइफ है, उसकी रियल मार्केट में 1.5 लाख है, आप उसको 1 लाख की सैलरी देते हो, डिसअलाउड होगा? होगा? बिल्कुल नहीं होगा। समझे? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने कहा इन एक्सेस ऑफ क्या होगा? मार्केट वैल्यू। अब सुनना ध्यान से, सपोज मेरे बिजनेस में इनकम बहुत ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो मैं खर्चे नहीं क्लेम कर पा रही, और मेरे पापा के बिजनेस की इनकम क्या है? सपोज क्या है? कम है। मेरे पापा के बिजनेस की इनकम क्या है? कम है। अब सुनो, मेरी इनकम ज्यादा, मेरे पापा के इनकम क्या है? कम है। अब मैंने क्या किया? तो मेरे पापा की सपोज स्टेशनरी की दुकान है। काय की दुकान? स्टेशनरी की। मैंने 10,000 की स्टेशनरी रियल खरीदी, लेकिन उनको उन्होंने बिल मेरे को कितने का थमा दिया? 1 लाख का। उन्होंने नहीं थमाया, मैंने उनको बोला 1 लाख का बिल बना के दो। उनका 1 लाख का टर्नओवर बढ़ जाएगा, उनका 1 लाख का टर्नओवर बढ़ जाएगा तो भी उनके ऊपर फर्क नहीं आना। रीजन है उनके ऑलरेडी वैसे भी टर्नओवर क्या है उनका? कम है। लेकिन मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, मेरे खर्चे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। मेरा प्रॉफिट क्या आ जाएगा? कम हो जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में? मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। ठीक। तो हाँ, तो मैं उनको 1 लाख रुपए के खर्चे का डिडक्शन मिलेगा और मेरे को क्या होगा? उनको 1 लाख की इनकम, मेरा 1 लाख का खर्चा हो जाएगा। मेरे को तो रिलीफ मिल गया ना। फिर 30% में आपकी तो 1 लाख का 30,000 की क्या हो गई? सेविंग। 30,000 बचत हो गई। तो बोला गया बच्चों अगर आप पेमेंट टू क्या करते हो? रिलेटिव्स करते हो। पेमेंट टू क्या करते हो? रिलेटिव्स करते हो। इन एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू डिसअलाउड होगा। फिर हमारी स्टेशनरी की मार्केट वैल्यू कितनी है? 10। और हमने पेमेंट कितना किया? 1 लाख। तो मेरे लिए कितना डिसअलाउड हो जाएगा? 90,000। कौन से सेक्शन में डिसअलाउड होगा? 48। कौन से सेक्शन में डिसअलाउड होगा? सेक्शन नंबर 48। समझ आ रहा है? पेमेंट टू रिलेटेड इन एक्सेस ऑफ क्या होगा? मार्केट वैल्यू। टू भी क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। क्या पूरा डिसअलाउड होगा कि इन एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू? इन एक्सेस ऑफ क्या आएगा बच्चों? मार्केट वैल्यू। अब रिलेटिव्स कौन कौन होते? कितने एसएससीज होते हैं हमारे? 7। कितने एसएससीज होते हैं हमारे? 7। क्या क्या रिलेटिव्स होते हैं वो पढ़ेंगे। कितनी बात समझ आई? सेक्शन 48 क्या कहता है? पेमेंट टू रिलेटिव इन एक्सेस ऑफ, पेमेंट टू रिलेटिव इन एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे काय की? रिलेटिव्स की। इंडिविजुअल बनना जिसका बिजनेस हो उसके रिलेटिव कौन? जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है और जो उसके मतलब इंडिविजुअल रिलेटेड होते हैं वो भी। सुनो, इंडिविजुअल के रिलेटिव्स कौन कौन माने जाते हैं? पहले तो इंडिविजुअल के जैसे मेरे रिलेटिव कौन कौन होंगे? मेरे सारे असेंडिंग, डिसेंडिंग और पैरेलल।
असेंडिंग, डिसेंडिंग और पैरेलल। असेंडिंग मतलब ऊपर से फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, ग्रैंडपा वगैरह, ठीक ना? हाँ, इन-लॉज भी आएंगे पूरे, ठीक है। उसके बाद डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग में चिल्ड्रन, डिसेंडिंग में क्या होते हैं? चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चाइल्ड। और पैरेलल में वन साइडेड ब्रदर सिस्टर एंड वन साइडेड क्या होगा? स्पाउस, ठीक। वन साइडेड क्या होगा? स्पाउस। ये पैरेलल चलता है ऊपर क्या? एक, अरे मेरे भाई, ये ले, ये जिनके ऊपर आप कंट्रोल करते हो, जिनके ऊपर क्या करते हो? आप कंट्रोल करते हो, और जिनसे आप कंट्रोल होते हो, ठीक। जिनके ऊपर आप कंट्रोल करते हो यानी आप कंट्रोल करते हो जिनके ऊपर, मम्मी पापा भी कंट्रोल करता है। जिनके ऊपर आप कंट्रोल करते हो, चिल्ड्रन, ग्रैंड, जिनसे आप कंट्रोल होते हो, मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स। भाई बहनों से कंट्रोल होते हो? नहीं करते हो, नहीं करते हो ना होते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल। हस्बैंड वाइफ से कंट्रोल होता है? सिर्फ बोलने की बात है। हस्बैंड गुड फेथ पे होता है, वैसे नहीं होता, ठीक है ना? हस्बैंड वाइफ से कंट्रोल होता है ना, वाइफ हस्बैंड से। नहीं तो इतने डिवोर्स ही नहीं होते अगर एक दूसरे को कंट्रोल होता। तो वो तो नहीं हूँ, डिवोर्स ही नहीं होते, डिवोर्स कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक। डिवोर्स एक रियल चीज है। डिवोर्स तो छोड़ो, लड़ाइयाँ नहीं होती, ठीक है। जब कोई एक बंदा दूसरे बंदे को कंट्रोल करता हो ना, तो फिर कभी जिंदगी में लड़ाइयाँ नहीं हो सकती, क्योंकि फिर वो बंदा क्या होता है? हमेशा सही। गलत होगा तो भी वो क्या कहलाएगा? सही कहलाएगा। तो बोला जाता है जहाँ पे कंट्रोलिंग पावर आ जाता है वहाँ पे फिर क्या होता है? झगड़े कम हो जाते हैं। क्लियर है? आगे बच्चों, इंडिविजुअल के रिलेटिव समझ आए। मैं कंट्रोलिंग की अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ा रही, मैं सिर्फ रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आप रिलेटिव का कोई पर्सन जिसका बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, रिलेटिव का कोई बंदा जिसका बिजनेस में क्या हो? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। जैसे सपोज आइमा के बिजनेस में मेरा 30% का इंटरेस्ट है, यानी तो मैं रिलेटिव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला बियॉन्ड 20%। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला क्या होता है? बियॉन्ड 20% होता है। 20% से ज्यादा का इंटरेस्ट हो तो ऑटोमेटिकली वो बंदा वहाँ का क्या बन जाएगा? रिलेटिव। कंपनी फॉर्म एचयूएफ के कंपनी के रिलेटिव को डायरेक्टर कंपनी के रिलेटिव होते हैं। ध्यान देना, डायरेक्टर कंपनी के क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर इज आल्सो द रिलेटिव ऑफ कंपनी। यानी एक एक्सवाइजेड लिमिटेड है, उसका मिस्टर रमन डायरेक्टर है, रमन एक्सवाइजेड का रिलेटिव है। हाँ है। रमन की वाइफ वो भी है, रमन के पापा वो भी है, रमन की मम्मी वो भी है। सब कंपनी का डायरेक्टर रिलेटिव है, तो उसके सारे के सारे फैमिली रिलेटिव्स भी क्या हो गए? रमन के तो रिलेटिव होंगे, साथ में किसके रिलेटिव होंगे? कंपनी के। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स क्या है आपस में? रिलेटिव। पार्टनर्स आपस में रिलेटिव है, चाहे वो ब्लड रिलेशन में है तो भी पार्टनर्स आपस में क्या है? उनके रिलेटिव भी क्या है? उनके रिलेटिव भी क्या है? रिलेटिव है। जैसे सपोज मैं आइमा में पार्टनर हूँ, मैं आइमा में कौन हूँ? पार्टनर हूँ। मैं आइमा के रिलेटिव हूँ। हाँ, मेरे मम्मी पापा आइमा के रिलेटिव हैं। हाँ, मेरे मम्मी पापा भी आइमा की क्या होंगे? रिलेटिव। अरे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है तो भी हम लोग, क्योंकि हम वहाँ के कौन है? पार्टनर। आ रहा है बेटा समझ में? तो ये भी सारी चीजें क्या कहलाएगी? रिलेटिव कहलाएगी। आ रहा है बेटा समझ में? अब सुनो, एचयूएफ का कर्ता उनका रिलेटिव, मेंबर्स उनके रिलेटिव ऑफ मेंबर्स इज आल्सो रिलेटिव। एचयूएफ के में हस्बैंड की वाइफ होगी, वाइफ का भाई होगा, तो वो भाई भी क्या होगा? एचयूएफ का क्या हो जाएगा? रिलेटिव हो जाएगा। आ रहा है बेटा समझ में? ठीक है। और कोई भी ऐसा बंदा जिसका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, या कंपनी के डायरेक्टर को रिलेटिव है, कंपनी के ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास उनकी होल्डिंग 20% से ज्यादा, तो वो भी क्या कहलाती है? रिलेटिव। वो भी क्या कहलाता है? रिलेटिव। अच्छा, मैं रिलायंस की रिलेटिव हूँ, मेरे पास रिलायंस की शेयर है, 20% नहीं है, 20% वो तो बात यहाँ बैठे होते, करोड़पति नहीं होते, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है।
नहीं नहीं नहीं, वो जेंडर नहीं है सही। करोड़पति मतलब नहीं, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, ये मैं एग्री कर रही हूँ, ठीक है, तो वो मैं एग्री कर ही नहीं रही हूँ। मेरा इकलौती यही है, मेरी संपत्ति है, मुझे लैपटॉप ले जाओ, क्या किडनैप करोगे? लैपटॉप के अलावा मेरे को कुछ चाहिए नहीं, हाँ? गाड़ी भाई के नाम से, मेरे नाम से कुछ चाहिए नहीं। ये सब आर्टिफिशियल है, सब आर्टिफिशियल है। हाँ, किडनी में भी कर सकते हो। इससे अच्छा मेरे नॉलेज को खरीद लो। अच्छा, मैं तेरे को किडनैप करूँ? चलो, कितना मिलेगा किडनैप का? पैसा देना पड़ेगा मेरे को, हाँ? आईआईटी का समय, अगर आप रिलेटिव्स को पेमेंट करते हो तो कितना डेज अलाउड हो जाएगा? बोलो ना, रिलेटिव को अगर आप पेमेंट करते हो तो बच्चों कितना डेज अलाउड हो जाएगा? इन एक्सेस ऑफ अप टू द मार्केट वैल्यू नहीं, इन एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू, अप टू द मार्केट वैल्यू नहीं, इन एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू। चलो सुनना ध्यान देना। अगर मैं पेमेंट, ये डिडक्शन किसको मिलता है? पेमेंट के पेयर के ऊपर की पेई के ऊपर, ऐसे समझो, ध्यान से सुनो। मैंने अपने पापा से स्टेशनरी खरीदी, कितने की? 1 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी थी? 10,000। तो किसके लिए डिसअलाउड होगा? मेरे लिए कितना डिसअलाउड होगा? कौन से सेक्शन में? 48 में। अब मेरे पापा ने कहा ठीक है भाई, मेरी बेटी को तुम घर से डिसअलाउड कर रहे हो, ठीक है, मैंने अपनी इनकम कम कर दी। वो बोलते मेरी इनकम कितनी? 10,000। मैं अपना टर्नओवर क्या कर देता हूँ? काम। उनके लिए से कितनी मानी जाएगी? 1। उनके लिए से कितनी मानी जाएगी? 1। और मेरे लिए खर्चा कितना माना जाएगा? 10। उन्होंने मेरे को सेव किया 10,000 कमा, कितने में? 1 लाख में। उन्होंने अकाउंट में कितना दिया? 1 लाख। मैंने अकाउंट में कितना दिया? 1 लाख। मेरा खर्चा कितना माना जाएगा? क्यों? मार्केट इन 10 है ना, मेरा खर्चा कितना माना जाएगा? 10,000। हाँ, 1 लाख दिखाया, मेरा खर्चा कितना माना जाएगा? 10, क्योंकि मार्केट है। उनकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 1 लाख। उनकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 1 लाख। क्यों? जो चोर का सहमति दे वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो पनिशमेंट तो है, दोनों को मिलना चाहिए। क्लियरिटी है? समझ आ रहा है? तो सेक्शन नंबर 48 के अंदर पेमेंट टू रिलेटिव एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू आर2 की क्या होता है? डिसअलाउड। अब सुनना ध्यान से, सबको इधर ध्यान देना, ठीक है? सपोज रूबी सर की वाइफ यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट देखती है, यहाँ पूरा का पूरा क्या देखती है? मैनेजमेंट देखती है। उनके लिए उनको पर मंथ 40,000 दिया जाता है। अलाउड है, डिसअलाउड है? अलाउड है, डिसअलाउड है? कैपेबल है इतनी? है कैपेबल? अलाउड है? अलाउड है। उनकी कैपेबिलिटी लेट्स सपोज 50,000 तक की है, ठीक है? उनको हम लोग 1 लाख रुपए सैलरी देना अलाउड है? कितनी डिसअलाउड है? 50,000 क्या है? डिसअलाउड। और 50,000 अलाउड है। क्लियर है? चलो, मैं श्रद्धा को हायर करती हूँ। श्रद्धा की कैपेबिलिटी 30,000 की है, सपोज 30,000 की है, मैं उसको सैलरी 1 लाख दिखाती हूँ। अलाउड, डिसअलाउड? क्यों डिसअलाउड? श्रद्धा कौन सी मेरी रिलेटिव है? कौन से एंगल से मेरी रिलेटिव दिख रही है तुम लोगों को? मेरा तो तुम्हारा मेरे बिजनेस में क्या इंटरेस्ट है? क्या इंटरेस्ट है? बिजनेस बढ़ेगा नहीं, सब प्रॉपर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट हो। क्या इंटरेस्ट है तेरा मेरे में? सिर्फ तेरा जॉब ही है ना, ठीक है? ठीक है ना? तो फिर पूरा का पूरा 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे काम रिलेटिव के साथ नहीं कर सकते तो नॉन रिलेटिव को कुछ पहचान के लोग ढूंढ लो। चाचा के लड़के नहीं, रिलेटिव के लड़के, ठीक है? रिलेटिव। हाँ, ये अभिषेक महाश है, सुनना ध्यान से। अपने चाचा के लड़के से गोल्ड खरीदता है, उसके लिए खर्चा है। गोल्ड की कीमत है कितनी? रियल वर्थ है 1 लाख रुपए। पैसा पेमेंट करना है 3 लाख रुपए का।
अभिषेक के लिए कितना डिसअलाउड हो गया? 2 लाख। और चाचा के लड़के के लिए 3 लाख की क्या मानी जाएगी? आया समझ में? ठीक, समझ आया? तो सेक्शन नंबर 48 जो कहता है पेमेंट टू रिलेटिव इन एक्सेस ऑफ मार्केट वैल्यू आर टू बी क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो ना, क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। क्लियर? क्लियर है? पक्का? चल आओ अब बच्चों, अब बहुत प्यारा सेक्शन आया 48.3 का मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, डीपली पे बाद में पढ़ा दूंगी। सेक्शन नंबर बेटा क्या है बच्चों? 48.3, ध्यान देना। सेक्शन नंबर 48.3 48.3 कहता है पेमेंट इन एक्सेस ऑफ, गलत नहीं है वो, 48.3 कहता है पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 इन एनी मोड अदर देन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट फुल्ली डिसअलाउड। बता दीजिए 48.3 कहता है पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 अदर देन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट इज फुल्ली डिसअलाउड। 10,000 से ऊपर का कोई भी पेमेंट अदर देन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट के अलावा करते हैं तो भाई साहब क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। ये किसके लिए? सबके लिए है ये सेक्शन। ये नहीं कि जिनका ऑडिट होता है इनका नहीं। जैसे अब एक बात सुनना ध्यान से, आइमा वाले मेरे को आज 80,000 रुपए कंसल्टेंसी के कैश में दे रहे हैं, अभी मैं उठा रही हूँ 80,000 रुपए कैश में, बोला अलाउड डिसअलाउड? डिसअलाउड। क्यों? 10,000 का ऊपर का पेमेंट अगर आपको करना है ओनली इन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, भीम, यूपीआई, मतलब अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। वो भी किसके अकाउंट में जाना चाहिए? जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, जिसको आप क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो, उसके अकाउंट में जाना चाहिए। तो बच्चों अगर 10,000 के ऊपर का पेमेंट अगर अदर देन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट करते हो तो डिसअलाउड। अब 10,000 की लिमिट लगेगी। सिंगल डे पर सिंगल बिल के नॉट बी एक्सीड 10,000। सिंगल डे पर सिंगल बिल के नॉट बी एक्सीड 10,000। ठीक, आइमा वाले अगर माधुरी मैडम को 15,000 रुपए की सैलरी देते हैं, 15,000 की क्या देते हैं? सैलरी देते हैं कैश में, अलाउड डिसअलाउड? डिसअलाउड। क्या होगा? डिसअलाउड। अभी कौन सा मंथ है? मार्च। अब सुनो ध्यान से, आज 4 तारीख क्या है? 4। सुनना ध्यान से, माधुरी मैडम ने कहा मैडम सर मुझे पेमेंट कैश में नहीं चाहिए, मुझे पेमेंट अकाउंट में नहीं चाहिए। ठीक, ध्यान से सुनना, मुझे पेमेंट अकाउंट में नहीं चाहिए क्योंकि अकाउंट में मेरे ससुराल वालों की नजर रहती है। ठीक है, मुझे तो पेमेंट किस में चाहिए? कैश में चाहिए। अब ध्यान से सुनना, सर ने कहा नो प्रॉब्लम मैडम ले लो 15,000 रुपये, अलाउड डिसअलाउड? डिसअलाउड। कितना डिसअलाउड? पूरा 15। 48 A2 इन एक्सेस है, A3 पूरा 100% डिसअलाउड कहा नहीं करता है। माधुरी मैडम को 15,000 रुपए हमने कैश में दे दिया, अलाउड डिसअलाउड? कितना डिसअलाउड? पूरा डिसअलाउड। ठीक है, अब रुपये सर ने कहा देखो भाई ऐसे मत करो मैडम, मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं कहाँ से बंधा हुआ हूँ? लॉ से बंधा हुआ। ठीक है, मैं कहाँ से बंधा हुआ हूँ? 10,000 से ऊपर का पेमेंट मैं आपको कैश में कर ही नहीं सकता। तो वो बोलती मैडम सर क्या करूँ, ससुराल वालों की क्या है, नजर है मेरे पैसे के ऊपर। तो उन्होंने कहा ठीक है अपन एक काम करते हैं, ध्यान से सुना, उन्होंने कहा अपन एक काम करते हैं, अभी तुम 9,000 लो, आज के दिन तुम 9,000 लो, तुम्हारी मार्च की सैलरी कितनी है? 15 सपोज। ठीक, तुम्हारी मार्च की सैलरी कितनी है? 15। तुम अभी कितना ले लो? 9,000 ले जाओ। कल तुम 6,000 ले जाना, कल तुम 6,000। मार्च की सैलरी में पेमेंट 9,000 गया यहाँ पर, आज के दिन 6,000 गया कब? कल। बताओ कितना अलाउड डिसअलाउड? कुछ नहीं किया। बोला गया सिंगल डे पर सिंगल बिल कैन नॉट बी एक्सीड 10,000। बिल कितना था? एक ही। कौन सा बिल था? मार्च का। डे क्या हो गए? एक की दो, दो डे 2 हो गया ना। चलो अलाउड क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। सिंगल डे पर सिंगल बिल कैन नॉट बी एक्सीड 10,000। सुनना ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। सपोज माधुरी मैडम की सैलरी है 9,000, तो वो दूसरी मैडम कौन बैठती है? हिमानी। दूसरी मैडम हिमानी मैडम बैठती है, दोनों की सैलरी 9,000। दोनों की सैलरी कितनी है? 9,000। अब एक ही दिन में दोनों को पेमेंट होता है, दोनों को सर ने 9,000 का पेमेंट कर दिया, यानी कितने का पेमेंट कर दिया? 18,000 दोनों को दे दिया। अलाउड डिसअलाउड?
अलाउड, अलाउड सिंगल डे पर सिंगल बिल, डे के बिल दो होगा ना, डे के अलाउड, अलाउड डे के बिल दो हो गए, और वहां माधुरी मैडम का बिल एक था, बिल दो हो गए, ठीक। सिंगल डे पर सिंगल बिल कैन नॉट बी एक्सेड कितना, 10,000। इसीलिए भाइयों और बहनों जिनके बिजनेस है वो अपने पेरेंट्स, उनको पेरेंट्स को तो मालूम ही रहता है 10,000 से ऊपर का पेमेंट, कोई पेमेंट रिसीविंग 10,000 से ऊपर का पेमेंट क्या नहीं होगा, अदर देन अकाउंट पे योर चेक नहीं हो सकता। चलो बच्चों अब ध्यान से सुनो, तुमने फीस दिया, तुम्हारे तुमने 20,000 कैश में लेके आ गए, 20,000 क्या लेके आ गए, कैश में लेके आ गए। अब 20,000 रुपए कैश में लेके आ गए, हमारी इनकम है, अब तुमने हमें कैश में दिया, हम बोलते हैं सिंगल डे पर सिंगल बिल कैन नॉट बी एक्सीड 10,000। सामने वाले ने 20,000 इनकम दी है, डिसअलाउड, इनकम डिसअलाउड, क्या डिसअलाउड होगी, नहीं। ये सेक्शन इनकम पर अप्लाई नहीं होता, ये सेक्शन केवल किस पे अप्लाई होता है, ऐसे तो हर बंदा 10,000 से ऊपर का पेमेंट किसी भी कैश में ले लेगा, बोलेगा मेरी इनकम ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। सिंगल डे पर सिंगल बिल कैन नॉट बी एक्सीड, कैन नॉट बी एक्सीड कितना होता है, 10,000। अब ये सोच रहा है मेरी तो दुकान में इतनी लेडीज आती हैं जो हजारों हजारों कैश में दे जाती है, ठीक, यही सोच रहा है ना, यही सोच रहा था ना भाई, ठीक, मेरे हाथों में पड़ ली ना, ठीक। आ जाओ, अब इनकी दुकान पे इतनी लेडीज आती है जो कैश में लेके जाती है, तो इनके लिए इनकम अलाउड है, उनको इनके उनके पास क्या है, लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की क्या है, कमी, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रीजन बेन उनका कोई भी बिजनेस नहीं है। अगर एक बिजनेस वाला खरीदेगा तो हमेशा किसमें खरीदेगा, अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ठीक है। उनको क्या फर्क पड़ना, उनका तो घर क्या है, ठीक, उनकी कोई वो है क्या, बिजनेस है क्या, नहीं, ठीक है। तो भैया जी अगर सपोज इसने गोल्ड खरीदा 1 करोड़ का, 1 करोड़ का गोल्ड खरीदा, 1 करोड़ को खोखा कहते हो, एक खोखा पहुंचा दिया इसको, जिसे खरीदा था कैश में पहुंचा दिया, और 1 करोड़ की परचेस दिखा रहा है, बताओ अलाउड डिसअलाउड, डिसअलाउड, पूरी परचेस ही बच्चा डिसअलाउड हो जाएगा, पूरा खर्चा ही क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। समझ आ रहा है, सिंगल डे पर सिंगल बिल कैन नॉट बी एक्सीड 10,000। और 10,000 से ऊपर का पेमेंट करना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन किसके थ्रू, अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट, इसमें आरटीजीएस भी आता है, एनईएफटी भी आता है, भीम पे भी आता है, यूपीआई भी आता है, पेटीएम करो वो भी आता है, ठीक है। आया बच्चा समझ में, सारी चीजें आती है, बस सिंगल डे पर सिंगल बिल कैन नॉट बी एक्सीड। हाँ अब सुनो ध्यान से, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर 32,000 incurred by X Limited for cash payment 8,000 the particular day, day to one Mr. Y, 1 in morning। अच्छा हाँ भाई साहब, वाई को पेमेंट किया, वाई को किसने पेमेंट किया, एक्स लिमिटेड ने क्या किया, पे किया 8,000 रुपए, एक पेमेंट 10 बजे किया, एक पेमेंट 12 बजे किया, एक पेमेंट 3 बजे किया, एक पेमेंट 6 बजे किया, अलाउड डिसअलाउड, टाइमिंग अलग अलग हो गया, दिन एक है, बंदा भी एक है, डिसअलाउड। और अगर यही वाई जेड टी क्यू आर को 8,000 का पेमेंट किया होता डे एक होना चाहिए। आया समझ बच्चों, अब इसके एक्सेप्शंस पढ़ेंगे कितना, ठीक है बच्चों, ठीक, ऑनलाइन आया।